हेलो दोस्तों, जो हमारी CUT आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी क्लासेस थी आज से वो चालू हो चुकी है। और जैसा कि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की बात करें, आज का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो क्या है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत से चैप्टर कट हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो आपका जो पूरा बेस बनता है तो वो बनता है आपका जो आपका चैप्टर है कौन सा, जो आपका है कोल्ड वॉर से। तो हम भी जो आज क्वेश्चन चालू करेंगे उसमें हम कोल्ड वॉर से ही चालू करेंगे, जिससे क्या है हम चीज़ों को बारीकी समझते चलें। और एक दिन में हम ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बिल्कुल कम करेंगे, जिससे क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे उन 4-5 क्वेश्चन को सोल्व करके भी हम उससे काफ़ी नॉलेज ले सके और उससे हम बाकी सारे बहुत से क्वेश्चन सोल्व कर सके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, Which among the following statement about the Cold War is wrong? मतलब ऐसी कौन सी यहाँ पे कथन है जो कोल्ड वॉर को लेके गलत है। तो सबसे पहले इधर देखते हैं, पहले हम देखते हैं इट वॉज अ कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत संघ। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आपका कोल्ड वॉर था वो एक क्या था, कंपटीशन था, किसके बीच में, यूएस और उसके बाद में सोवियत यूनियन के बीच में और उनकी अलायंस के बीच में। अब दूसरा जो ये एकदम ठीक है, और ये उसके बाद में हम देखते हैं इट वाज द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आपकी यूएसए की, वहां पर क्या था, वहां पर आपकी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी और उसके बाद में सोवियत संघ में कौन सी थी आपकी, सोवियत संघ में आपकी जो आपकी सोशलिस्ट आपकी क्या थी, आइडियोलॉजी थी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वहां पे आइडियोलॉजिकल वॉर भी था। तीसरा क्या है, इट ट्रिग्ड ऑफ एन आर्म रेस, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो दोनों ही महाशक्तियां थी वो हथियारों को बढ़ावा दे रही थी, वो अपने हथियार ज्यादा बेच रही थी। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि एकदम ठीक है। अब जब डी को हम चेक करते हैं तो ये भी आपका ठीक है, डी द यूएस एंड द यूएसएसआर वर एंगेज द डायरेक्ट वॉर, मतलब कि जो यूएस था और उसके बाद में आपका सोवियत संघ यूएसएसआर था वो सीधे तरीके से युद्ध लड़ रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरे कोल्ड वॉर में हम देखते हैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि जहां पर सोवियत संघ और यूएस दोनों आपस में युद्ध में आए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट आपकी पूरी यही आपका आंसर होगी, डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो, Which among the following statement does not reflect the objective of नाम। आपको पता है कि जो आपके देश आजाद हो रहे थे उस समय पे उनको लेके नाम बना था। तो हम इस स्टेटमेंट में यही बताना है कि ऐसा कौन सा जो आपकी स्टेटमेंट है जो नाम के जो मोटिव था उसको बेटा नहीं बता रही। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें आपका है, enabling the newly decolonized country to pursue independent policy, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आपका नाम बना है वो बना ही इसलिए है कि जो देश अभी आजाद हुए हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी का उपयोग कर सके। तो ये एकदम बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट ये एकदम ठीक है आपका। दूसरा क्या है, नॉट टू द ज्वाइनिंग द एनी मिलिट्री अलायंस, मतलब ये भी बात ठीक है कि जो भी नाम के आपके देश बने हैं वो इस बात से सहमत है कि वो किसी भी मिलिट्री अलायंस के नहीं जुड़ेंगे, ये भी ठीक है। उसके बाद आपका ये फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ द न्यूट्रली, ये पॉइंट एकदम गलत है, क्योंकि नाम का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अगर आप नाम में शामिल हो तो आप पूरे वर्ल्ड से न्यूट्रल हो जाओगे, आपको मतलब नहीं है वर्ल्ड में क्या हो रहा है, नहीं। नाम का मतलब यह है कि जब भी आपके वर्ल्ड में पीस मेकिंग के लिए या किसी के लिए भी जरूरत पड़ेगी तो आप अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे। तो न्यूट्रल होना, जैसे हम देखते हैं यूएसए आपका आजादी के बाद भी न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन नाम का कभी भी न्यूट्रल नहीं होता है। तो ये पॉइंट गलत है। फिर है फोकस ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, मतलब कि जो ये भी ठीक है, क्योंकि जो आपके इनइक्वालिटी असमानता फैली है वर्ल्ड में उसके बारे में भी काम करना, उस पर भी बात करना, तो ये भी पॉइंट ठीक है। तो आपके यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में मार्क द करेक्ट or wrongest is the following the statement describe the feature of the military alliance। अब देखो हम देखते हैं कि आपका जब कोल्ड वॉर होता है उसमें क्या होता है, आपकी मिलिट्री अलायंस बनती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो उस चीज को बेटा आपकी गलत है। यहाँ पे देखो, मेंबर द कंट्रीज of the alliance are the power provide the base in the their respective land for the superpowers, ये बिल्कुल ठीक है।
कि अगर हम एग्जांपल माने कि पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान अगर हम नेटो का मेंबर है तो क्या होगा कि वो सुपर पावर अमेरिका को वो अपनी जगह देगा जहां पे क्या बनेगा, अपने आर्मी बेस देगा उसकी पाकिस्तान की जगह पे। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। अगला द मेंबर, ये आपकी ठीक है एकदम। अगला द मेंबर कंट्रीज द सुपर सपोर्ट द सुपर पावर बोथ इन द टर्म, हम ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी अलायंस के सदस्य बन गए, चाहे आप सोवियत ब्लॉक के बने हो चाहे आप यूएसए ब्लॉक के बने हो, तो आपको उनकी आइडियोलॉजिकल फॉर्म में भी उनकी मदद करनी पड़ेगी और मिलिट्री फॉर्म में भी, हर तरीके से आपको उनका साथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट है यहाँ पे, तो ठीक है। अगला when a nation attack the any member of country it is the considered as an attack on all the member countries, मतलब कि अगर किसी एक के देश के ऊपर भी अटैक होता है, मतलब अगर कोई भी, अगर 20 मेंबर हैं किसी भी, दोनों मालूम एग्जांपल लेते हैं आपके सोवियत ब्लॉक के जितने भी मेंबर हैं उनमें से किसी एक भी अटैक होता है, मतलब बेटा क्या है कि वो सब पे अटैक हुआ है और सब मिलकर उस आपके जो कंट्री या जो भी आपका ग्रुप है उसके खिलाफ हमला कर देंगे। तो ये भी आपके एकदम यहाँ पे ठीक है। सुपर पावर असिस्ट ऑल द मेंबर द कंट्री टू डेवलप देयर ओवन अंडर वेपन, और ये पॉइंट आपका गलत है और आपका यही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं था कि जो सुपर पावर उन्होंने ये आजादी दे दी कि जितने भी उनके क्या है अलायंस के मेंबर हैं कि आप अपने वेपन्स खुद बना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम आपका कोल्ड वॉर देखते हैं उसमें सुपर पावर वो फायदा इस चीज का उठा रहे हैं कि उनके जो अलायंस है उनको अपने हथियार बेच रहे हैं जिससे उनका काफी बढ़िया फायदा भी हो रहा है। तो आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, here is a list of the country the right the against the each of these the block they what, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कौन सी कंट्री किस ब्लॉक का हिस्सा थी। तो जब हम बात करते हैं पोलैंड की, पोलैंड क्या है? पोलैंड आपके यूएसएसआर ब्लॉक का हिस्सा है। फ्रांस आपके यूएसए ब्लॉक का हिस्सा है। जापान आपके यूएसए ब्लॉक का हिस्सा है, क्योंकि हम देखते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड जापान आपका जुड़ जाता है अमेरिका के साथ में। उसके बाद में जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया आपकी है वो आपकी न्यूट्रल कंट्री है, किसी भी के साथ में नहीं है। नॉर्थ कोरिया वो आपके यूएसएसआर के ग्रुप के ब्लॉक का हिस्सा है। और उसके बाद में श्रीलंका फिर एक क्या है, एक न्यूट्रल कंट्री है। तो ये आपके देख सकते हैं, आपके और कंट्री भी आ सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री आपके कोल्ड वॉर के समय पे आपकी सोवियत संघ से जुड़ी थी और कौन सी बेटा आपके यूएसए के साथ में जुड़ी थी। उसके बाद में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। अब नेटो का मेंबर कौन नहीं है? अब यहां पे हम देखते हैं नेटो मेंबर कौन नहीं है। तो पहले यूएसए नेटो मेंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इंग्लैंड नेटो का मेंबर है, फ्रांस नेटो का मेंबर है, लेकिन इंडिया हम देखते हैं अगर हम बात करें नाम के संस्थापक सदस्य उसमें भारत है। जब भारत इस आपका नाम में है तो पक्की बात है कि आपका नेटो सदस्य भारत में सीधे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत विवाद नहीं है। आज हमने जैसे सारे क्वेश्चनों का भी डीपली उसको डिस्क्राइब करके समझा भी और वैसे ही हम आगे करते रहेंगे। तो आज के लिए खाली इतना ही, धन्यवाद।